सोचिए, एक कंपनी है, उसके पास भारी मशीनरी है, गाड़ियां हैं, लेकिन वो उन्हें सिर्फ अपनी फैक्ट्री या मान लीजिए प्लांट उसके अंदर ही चलाती है। बाहर पब्लिक सड़कों पर कभी नहीं लाती। तो सवाल यह है कि क्या फिर भी उसे रोड टैक्स देना होगा? ये एक बड़ा सवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है जैसा आपने कहा। ये उन हजारों कंपनियों से जुड़ा है जो अपनी गाड़ियां मतलब व्हीकल्स सिर्फ अपने प्राइवेट एरिया में ही चलाती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल ताज़ा और अहम फैसला है 2025 INSC 1052। केस का नाम है मेसर्स ताराचंद लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। हाँ, और ये पूरा मामला मोटर व्हीकल टैक्स और ये जो शब्द है पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थल, इसकी परिभाषा के इर्द गिर्द घूमता है। काफी दिलचस्प कानूनी बहस हुई इसमें। और हमारी ये जो चर्चा है, इसका आधार सुप्रीम कोर्ट का वो डिटेल्ड फैसला ही है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य तर्क हैं, जो कानूनी बारीकियां हैं और सबसे जरूरी इसके नतीजे क्या हैं, उनको आसानी से समझें। हाँ, मतलब मेन पॉइंट ये है कि टैक्स लगता कब है, क्यों लगता है और किसी जगह को कानूनी तौर पर पब्लिक कब माना जाता है। सही। चलिए शुरू करते हैं, फिर इसे परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है मेसर्स ताराचंद लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड से। ये एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कंपनी है, काफी पुरानी, 1985 से। अच्छा। इन्हें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे RINL भी कहते हैं, उसके सेंट्रल डिस्पैच यार्ड मतलब CDY, उसके अंदर लोहे और स्टील के सामान की हैंडलिंग और स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये बात है नवंबर 2020 की। और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने, जैसा आपने बताया, गाड़ियां लगाई। हाँ, 36 गाड़ियां। ये भारी सामान उठाने वाले उपकरण थे, मतलब हेवी इक्विपमेंट। हाँ। जनवरी 2021 से ये वहां तैनात कर दिए गए। लेकिन खास बात ये है कि 1 अप्रैल 2021 से ये गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ CDY परिसर के अंदर ही चल रही थी। पब्लिक सड़कों पर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये शर्त थी कि गाड़ियां CDY एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, और ये CDY एरिया कैसा है? मतलब कोई भी आ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ एरिया है। गेट पर CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। आम जनता को बिना परमिशन अंदर जाने का कोई अधिकार ही नहीं है। यानी एक तरह का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये बात अहम है। बिल्कुल, एक प्रतिबंधित क्षेत्र। अच्छा, तो इन गाड़ियों का टैक्स वगैरह पहले भरा गया था, है ना, जब ये शायद बाहर चलती होंगी। हाँ, जब ये गाड़ियां शायद पब्लिक सड़कों पर इस्तेमाल होती थीं, तब उनका टैक्स भरा गया था। उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, सब कुछ था। लेकिन जब इनका इस्तेमाल सिर्फ CDY तक सीमित हो गया, तब कंपनी ने सोचा होगा कि अब टैक्स क्यों दें। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी दिसंबर 2020 में और फिर अक्टूबर 2021 में। क्या कहा उन्होंने चिट्ठी में? उन्होंने साफ लिखा कि देखिए, हमारी गाड़ियां अब पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए जो आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट है 1963 का, उसकी धारा 3 के तहत हमें टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। तो अधिकारियों ने क्या किया? मान ली उनकी बात, छूट दे दी? नहीं, यहीं से पेंच शुरू हुआ। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे RTO गजवाका के, उन्होंने उस एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर ही पास नहीं किया। मतलब ना हाँ ना। अरे, बल्कि उल्टा हुआ। नवंबर 2021 में एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने CDY का इंस्पेक्शन किया और सीधा टैक्स का नोटिस भेज दिया, करीब 22,71,000 रुपए का। क्या मतलब, छूट मांगने गए और टैक्स का नोटिस आ गया? हाँ, बिल्कुल यही हुआ। और साथ में ये भी कहा कि अगर टैक्स नहीं भरा तो गाड़ियां जब्त कर लेंगे। ओहो, तो कंपनी ने क्या किया? अब मजबूरी थी। उन्होंने विरोध जताते हुए, मतलब अंडर प्रोटेस्ट, टैक्स भर दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि वो छूट पाने का अपना अधिकार छोड़ नहीं रहे हैं। बाद में उन्होंने रिफंड के लिए भी लिखा फरवरी 2022 में, पर कोई जवाब ही नहीं आया। तो फिर तो कोर्ट जाना ही पड़ा होगा। बिल्कुल। पहले गए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, एक रिट पिटिशन फाइल की। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने अप्रैल 2022 में अधिकारियों को निर्देश दिया कि भाई, कंपनी की जो अर्जी है छूट के लिए, उस पर सुनवाई करो, सबूत देखो और फिर फैसला दो। अच्छा, तो सुनवाई हुई, उसके बाद क्या नतीजा निकला? सुनवाई हुई, लेकिन जून 2022 में RTO ने कंपनी की अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? किस आधार पर? उनका तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि चूंकि RINL यानी स्टील प्लांट एक सरकारी कंपनी है, इसलिए उसका परिसर एक पब्लिक प्लेस है
और इसलिए टैक्स देना होगा। एक मिनट, सरकारी कंपनी होने से कोई जगह पब्लिक प्लेस कैसे हो गई? पब्लिक प्लेस का मतलब तो आम लोगों की पहुंच से होता है ना, जहां कोई भी आ जा सके लीगली। बिल्कुल, यही पॉइंट आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अहम साबित हुआ। खैर, कंपनी ने आरटीओ के फैसले के खिलाफ अपील की डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास, लेकिन वहां से भी अपील खारिज हो गई अगस्त 2022 में। मतलब डबल झटका। और सिर्फ झटका नहीं, इस बीच करीब 11,78,000 का और टैक्स मांग लिया गया। वो भी कंपनी ने फिर विरोध के साथ भरा। बाप रे, तो निचली अदालतों और अधिकारियों से तो कोई राहत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। तब कंपनी फिर से हाई कोर्ट गई। इस बार आरटीओ और जो अपीलीय अधिकारी थे, दोनों के आदेशों को चुनौती दी। मामला फिर एक सिंगल जज के पास गया। और इस बार सिंगल जज ने क्या कहा? क्या पिछली बार जैसा ही हुआ? अच्छा। उन्होंने माना कि देखो, सीडीवाईवाई एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, आम जनता को वहां जाने का अधिकार मतलब लीगल राइट ऑफ एक्सेस नहीं है, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जो धारा 234 है, उसके तहत ये पब्लिक प्लेस नहीं है। और अगर जगह पब्लिक प्लेस नहीं है तो आंध्र प्रदेश एक्ट की धारा 3 के तहत टैक्स लग ही नहीं सकता। उन्होंने जो 22.71 लाख रुपए जमा करवाए गए थे, उसके रिफंड का भी आदेश दिया। चलिए, आखिरकार कंपनी को कुछ राहत मिली, लगा कि न्याय हुआ, लेकिन मुझे शक है कि कहानियां खत्म नहीं हुई होगी, है ना? आपका शक एकदम सही है। आंध्र प्रदेश सरकार इस फैसले से कहां खुश होने वाली थी। वो सिंगल जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की ही एक बड़ी बेंच यानी डिवीजन बेंच में अपील लेके चली गई। ओहो, और डिवीजन बेंच का नजरिया क्या था? क्या वो सिंगल जज की बात से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल उलट। दिसंबर 2024 में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील मान ली और सिंगल जज का फैसला पलट दिया। लेकिन किस आधार पे? अगर जगह पब्लिक प्लेस नहीं है, ये सिंगल जज मान चुके थे, तो फिर टैक्स क्यों? डिवीजन बेंच ने एक अलग कानूनी नुक्ते पर फोकस किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स 1963 का रूल 12A उठाया। रूल 12? ये क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि एक मोटर व्हीकल को इस्तेमाल के लिए रखा गया यानी केप्ट फॉर यूज माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा जब तक कि मालिक तिमाही शुरू होने से पहले लिखित में एक स्टॉपेज रिपोर्ट देके ये ना बताएं कि इस तिमाही में गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब डिवीजन बेंच ने कहा कि गाड़ी चल रही है या नहीं, पब्लिक प्लेस में या प्राइवेट में, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसे बंद करने की फॉर्मल रिपोर्ट नहीं दी तो टैक्स देना ही होगा। हाँ, करीब करीब यही उनका तर्क था। उन्होंने कहा कि कंपनी ने रूल 12A के तहत कोई स्टॉपेज रिपोर्ट फाइल नहीं की थी, इसलिए कानून की नज़र में उन गाड़ियों को इस्तेमाल के लिए रखा गया माना जाएगा और टैक्स तो बनता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला भी दिया, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अखिल गुजरात प्रवासी वीएस महामंडल 2004। उसमें कहा गया था कि टैक्स की देनदारी गाड़ी के असल इस्तेमाल पर निर्भर नहीं करती। ये तो मामला फिर से उलझ गया। मतलब अब सारा फोकस इस बात पर आ गया कि स्टॉपेज रिपोर्ट दी या नहीं। पब्लिक प्लेस वाला मुद्दा पीछे छूट गया। डिवीजन बेंच के फैसले से तो यही लगा। उन्होंने एक और अहम केस, बलानी ओर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1974, जिसे सिंगल जज ने आधार बनाया था, उसको इस केस से अलग माना। अब कंपनी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वहां क्या हुआ? कंपनी के वकील ने क्या दलीलें दी? कंपनी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री विजय हंसारिया पेश हुए। उनका सबसे मुख्य तर्क ये था कि देखिए, टैक्स लगाने का असली आधार, जिसे चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश एक्ट की धारा 3 है। हाँ, वो धारा जो कहती है कि टैक्स कब लगेगा। बिल्कुल, और धारा 3 साफ कहती है कि टैक्स तभी लगेगा जब गाड़ी पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल हो या पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल के लिए रखी जाए। यहाँ पब्लिक प्लेस में शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, उन्होंने इसी पर जोर दिया। कहा कि सिर्फ इस्तेमाल के लिए रखना काफी नहीं है, बल्कि पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल करने की नीयत से रखना जरूरी है। अगर आपकी नीयत ही सिर्फ प्राइवेट जगह पर चलाने की है तो धारा 3 लागू ही नहीं होती। लेकिन वो रूल 12A का क्या, जिस पर डिवीजन बेंच का पूरा फैसला टिका था? श्री हंसारिया ने तर्क दिया, फिर रूल 12A सिर्फ एक प्रक्रिया बताने वाला नियम है। वो मुख्य कानून यानी धारा 3 के दायरे में ही काम कर सकता है। इसे अधीनस्थ विधान या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। ये मूल एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। उनका कहना था कि अगर नियम और एक्ट में कोई विरोधाभास लगे तो हमेशा एक्ट धारा 3 ही मान्य होगा। इसलिए रूल 12A में
जो केप्ट फॉर यूज लिखा है उसे धारा 3 के संदर्भ में केप्ट फॉर यूज इन अ पब्लिक प्लेस ही पढ़ा जाना चाहिए। यानी नियम को कानून के चश्मे से ही देखना होगा। और पब्लिक प्लेस की परिभाषा पर उनका क्या स्टैंड था? उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 234 का हवाला दिया। पब्लिक प्लेस वो जगह है जहां जनता को जाने का अधिकार हो, राइट ऑफ एक्सेस हो। आरएनएल का सीडीवाई तो प्रतिबंधित है, वहां किसी को अधिकार नहीं है जाने का, इसलिए वो पब्लिक प्लेस है ही नहीं। उन्होंने फिर से बोलानी ओरिस केस 1974 का जिक्र किया। वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का फैसला था और उसमें यही कहा गया था, जहां पब्लिक को जाने का अधिकार नहीं, वो पब्लिक प्लेस नहीं और वहां चलने वाली गाड़ी पर टैक्स नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डिवीजन बेंच ने जिस अखिल गुजरात केस का हवाला दिया वो यहां लागू ही नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि उस केस में जो गुजरात का कानून था उसमें पब्लिक प्लेस शब्द था ही नहीं, जबकि आंध्र प्रदेश एक्ट में साफ साफ लिखा है। तो दोनों कानून अलग हैं। ये तो काफी मजबूत तर्क लग रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य सरकार ने इनका जवाब कैसे दिया? उनकी क्या दलीलें थी? राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट सुश्री प्रेरणा सिंह ने बहस की। उन्होंने मुख्य रूप से रूल 12A पर ही जोर दिया। कहा कि नियम बिल्कुल साफ है, कंपनी ने स्टॉपेज रिपोर्ट नहीं दी तो कानूनन गाड़ी इस्तेमाल के लिए रखी गई मानी जाएगी और टैक्स लगेगा। मतलब वो पब्लिक प्लेस वाले तर्क को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि रूल 12A में कहीं नहीं लिखा कि पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल न करने पर रिपोर्ट देनी है, उसमें सिर्फ लिखा है इस्तेमाल न करने पर। तो अगर गाड़ी कहीं भी इस्तेमाल हो रही है, चाहे प्राइवेट जगह पर ही, और आपने स्टॉपेज रिपोर्ट नहीं दी तो टैक्स देना होगा। और उन्होंने भी किसी केस का हवाला दिया? हाँ, उन्होंने भी ऑल गुजरात केस का हवाला दिया। कहा कि टैक्स के लिए सड़कों का असल इस्तेमाल जरूरी नहीं है, गाड़ी रजिस्टर्ड है और उपयोग के लिए रखी गई है, ये काफी है। उन्होंने आरटीओ का वो पुराना तर्क भी दोहराया कि आरआईएनएल सरकारी कंपनी है, इसलिए उसका परिसर पब्लिक प्लेस है। अच्छा। एक और केस का जिक्र किया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अरविंद रामाकांत मोडाकार 1999। कहा कि एक बार गाड़ी टैक्स के दायरे में आ जाए तो फिर उसका कितना इस्तेमाल हुआ, कम या ज्यादा, ये मायने नहीं रखता। एक पॉइंट ये भी उठाया कि कंपनी शायद आरआईएनएल से जो किराया ले रही थी उसमें टैक्स का पैसा भी जोड़ रही थी। इसे अन्यायपूर्ण संवर्धन या अनजस्ट एनरिचमेंट कहा। अच्छा, ये भी एक एंगल था। तो दोनों तरफ से काफी कानूनी नुक्ते पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बहस को कैसे देखा? उनका विश्लेषण क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये साफ किया कि भाई टैक्स लगाने का मूल आधार, चार्जिंग सेक्शन, वो धारा 3 ही है और कोई नियम या रूल उस मूल आधार को बदल नहीं सकता। यानी धारा 3 ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और धारा 3 के तहत टैक्स तभी लगेगा जब वाहन पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल हो या वहां इस्तेमाल के लिए रखा जाए। इसलिए पब्लिक प्लेस का मुद्दा ही सबसे अहम है। तो पब्लिक प्लेस की परिभाषा पर कोर्ट ने क्या कहा? आरएनएल का सीडीवाई पब्लिक प्लेस है या नहीं? कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट की परिभाषा और बोलानी ओरेस केस पर पूरा भरोसा जताया। साफ कहा कि पब्लिक प्लेस का मतलब है जहां जनता को जाने का कानूनी अधिकार हो। सिर्फ ये कि कोई जगह खुली है या सरकारी कंपनी की है, इससे वो पब्लिक प्लेस नहीं बन जाती। चूंकि आरएनएल का सीडीवाई प्रतिबंधित है, आम जनता को वहां जाने का अधिकार नहीं है, इसीलिए वो पब्लिक प्लेस नहीं है। बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा, तो फिर उस रूल 12A का क्या हुआ जिस पर इतना जोर था? कोर्ट ने कहा कि रूल 12A को धारा 3 के अधीन ही पढ़ा और समझा जाना चाहिए। नियम कभी भी मूल एक्ट के उद्देश्य से परे नहीं जा सकता या उसे विफल नहीं कर सकता। इसलिए रूल 12A में लिखे केप्ट फॉर यूज का मतलब धारा 3 के संदर्भ में केप्ट फॉर यूज इन अ पब्लिक प्लेस ही माना जाना चाहिए। यानी अगर गाड़ी पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल के लिए रखी ही नहीं गई तो रूल 12A के तहत स्टॉपेज रिपोर्ट देने या न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि धारा 3 के तहत टैक्स की पेंदारी ही नहीं बनती। ये तो बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि कानून पहले नियम बाद में। क्या रूल 12A पर कोई और बात भी कही? हाँ, एक वैकल्पिक नजरिया भी दिया। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है रूल 12A की जरूरत तब पड़े जब वाहन कहीं भी इस्तेमाल न हो रहा हो, न निजी परिसर में न पब्लिक प्लेस में, मतलब गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो। लेकिन अगर वाहन सिर्फ निजी परिसर में चल रहा है जो कि पब्लिक प्लेस नहीं है, तो धारा 3 के तहत वैसे ही टैक्स नहीं बनता। तो फिर रूल 12A की प्रक्रिया में जाने की जरूरत ही क्या है? समझ गया। और उन दूसरे केसों का क्या हुआ जिनका हवाला दोनों पक्ष दे रहे थे, जैसे अखिल गुजरात?
कोर्ट ने साफ किया कि अखिल गुजरात केस यहाँ लागू नहीं होता। वजह वही कि उस मामले में जो बॉम्बे एक्ट था उसकी चार्जिंग सेक्शन में पब्लिक प्लेस या पब्लिक रोड जैसे शब्द थे ही नहीं, जबकि आंध्र प्रदेश एक्ट की धारा 3 में ये शब्द साफ तौर पर है। इसलिए इस मामले में बुलानी ओरिस केस युक्त 3 जजों की बेंच का फैसला है और सीधे पब्लिक प्लेस के मुद्दे से जुड़ा है, वो ज्यादा प्रासंगिक और बाध्यकारी है। कोर्ट ने टैक्स की प्रकृति, मतलब ये क्यों लिया जाता है, इस पर भी कुछ कहा, कंपेंसेटरी नेचर वाली बात। हाँ, कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि मोटर व्हीकल टैक्स आमतौर पर प्रतिकारात्मक यानी कंपेंसेटरी होता है। मतलब ये टैक्स सड़कों और दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज के इस्तेमाल, उनके रखरखाव और निर्माण के बदले में लिया जाता है। तो अगर कोई गाड़ी इन पब्लिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर ही नहीं रही है तो उस पर ये टैक्स लगाने का जो औचित्य है वो कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इन सब विश्लेषण के बाद अंतिम फैसला क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? 29 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला रद्द कर दिया और सिंगल जज के फैसले को बहाल रखा। यानी फैसला कंपनी के पक्ष में गया। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ताराचंद लॉजिस्टिक्स की गाड़ियां केवल RINL के प्रतिबंधित परिसर के अंदर, जो कि पब्लिक प्लेस नहीं है, इस्तेमाल की जा रही हैं, रखी जा रही हैं, उन पर उस अवधि के लिए आंध्र प्रदेश एक्ट की धारा 3 के तहत मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कंपनी टैक्स छूट और जो टैक्स उन्होंने जमा किया था उसके रिफंड की हकदार है। तो कुल मिलाकर इस फैसले ने ये एकदम साफ कर दिया कि रोड टैक्स सिर्फ इसलिए नहीं लगता कि आपके पास गाड़ी है या वो रजिस्टर्ड है या चल रही है। असली सवाल ये है, क्या वो पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल हो रही है या वहां इस्तेमाल के लिए रखी गई है? बिल्कुल। और पब्लिक प्लेस का मतलब सिर्फ कोई भी खुली जगह नहीं, बल्कि वो जगह जहां आम जनता को आने जाने का कानूनी हक हो, जैसे कि प्रतिबंधित फैक्ट्री एरिया, कोई खदान का इलाका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां आम लोगों की पहुंच नहीं है, वो इस परिभाषा से बाहर है। ये फैसला यकीनन उन बहुत सारे बिजनेस के लिए बड़ी राहत लेकर आया होगा जो अपनी भारी मशीनरी या गाड़ियां सिर्फ अपने कैंपस या फैक्ट्री एरिया में ही चलाते हैं। हाँ, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी एक गाइडलाइन है। लेकिन ये फैसला हमें एक और चीज सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? जरा सोचिए, भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, मान लीजिए स्वचालित वाहन आते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स, हो सकता है वो ज्यादातर बड़े लॉजिस्टिक्स हब, स्मार्ट सिटी के अंदरूनी नेटवर्क या फैक्ट्रियों जैसे निजी परिसरों में ही चलें। तब क्या पब्लिक प्लेस और वाहन के उपयोग की ये जो परिभाषाएं हैं, इन पर हमें फिर से विचार करना होगा। ये तो वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या कानून इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला पाएगा? और ये भी सोचना होगा कि क्या राज्य सरकारें इस तरह के फैसलों से होने वाले संभावित रेवेन्यू लॉस को देखते हुए अपने टैक्स कानूनों में बदलाव करके ऐसी गाड़ियों को भी टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश करेंगी, भले ही वो